हेलो एवरीवन, दिस साइड काजल है एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों की सीटैट 2020 और अदर टैट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आप लोगों को हेल्प करूंगी। अगर आप सीटैट 2020 या अदर टैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक के एंड में मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ हिंदी पेडागोजी का 12वां अध्याय डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है पठन कौशल के प्रकार। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट जरूर देखे होंगे ताकि आप हिंदी पेडागोजी की सीरीज में कंटिन्यू रह सकें। इसके अलावा मैंने इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, साइंस एंड पेडागोजी पे भी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। पठन कौशल के प्रकार को समझने से पहले आप भाषा कौशल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आपको हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि भाषा कौशल का ही भाग पठन कौशल होता है। और इस वीडियो में हम पठन कौशल के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। पठन कौशल के प्रकार को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि पठन कौशल है क्या। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। अगर हम किसी चीज को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, इस कौशल को हम पठन कौशल के नाम से जानते हैं। यानी कि रीडिंग का मतलब सिर्फ किसी चीज को रीड करना नहीं होता, उसके मीनिंग को यानी कि उसके अर्थ को भी हमें ग्रहण करना है, उसके मीनिंग को भी हमें समझना है। इसको वाचन कौशल भी कहते हैं। हमें पता होना चाहिए कि पठन कौशल को वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। पठन कौशल स्वयं में अर्थ ग्रहण का कौशल माना गया है, यानी कि पठन कौशल को स्वयं में ही अर्थ ग्रहण करने का कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा उद्देश्य होता है वे उद्देश्य हमारा अर्थ ग्रहण करना होता है, ना कि सिर्फ चीज़ों को रीड करना। इसीलिए इसे हम अर्थ ग्रहण करने के कौशल के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने पठन कौशल के बारे में समझा कि इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना है। अब चलिए इसके प्रकार समझते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। पठन कौशल मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है सस्वर पठन, जिसे हम लाउड रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण सहित पढ़ते हैं तो इस प्रक्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। हमारे सामने लिखी हुई किसी भी भाषा को अगर हम ध्वनि उच्चारण यानी कि लाउडली पढ़ें तो इस प्रक्रिया को हम सस्वर पठन यानी कि लाउड रीडिंग के नाम से जानते हैं। स्पष्ट भाषा बोलने के संबंध में सस्वर वाचन का अभ्यास करना एक बेहतरीन विकल्प है। यानी कि अगर हम स्पष्ट भाषा बोलना चाहते हैं यानी कि अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सस्वर वाचन यानी कि लाउड रीडिंग एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है, एक बेहतरीन तरीका माना जाता है जिससे हम लोग परफेक्टली किसी चीज को बोल पाएंगे। अब देखते हैं सस्वर पठन भी दो प्रकार के होते हैं, जरा इनको समझते हैं। अब हम समझेंगे सस्वर पठन के दोनों भागों को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्यक्तिक पठन के बारे में, जिसे हम इंडिविजुअल रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण के साथ पठन करता है और इसे हम व्यक्तिक पठन के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को व्यक्तिगत पठन कहते हैं। इसमें कोई समूह, कोई ग्रुप नहीं होता, इसमें एक व्यक्ति सस्वर पठन कर रहा होता है। इस विधि से पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है। अगर ये विधि आप अपनी कक्षा में अपनाएं तो इससे जो छात्रों में पठन दोष होंगे उसका निदान सरलता से आप कर सकते हैं, यानी कि उनके प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता मिलती है। जो यानी कि हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से कक्षा में ध्यान दे पाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षक को भी सरलता मिलेगी और बच्चों को भी उनके जो पठन दोष होंगे उनका निदान करने में उन्हें सफलता मिलेगी। अब हम समझेंगे सस्वर पठन का दूसरा भाग, जो कि है सामूहिक पठन। सामूहिक पठन को हम ग्रुप रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई एक छात्र रीडिंग नहीं कर रहा होता, इसमें छात्रों का समूह एक साथ पठन कर रहा होता है
और इसीलिए इसे हम सामूहिक पठन के नाम से भी जानते हैं। दो या दो से अधिक छात्र द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। सामूहिक पठन में दो या दो से अधिक छात्र एक साथ पठन कर रहे होते हैं। इस पठन से छात्रों की झिझक दूर होती है। यानी कि देखिए, अगर आप अपनी कक्षा में किसी एक छात्र को खड़े करें और उससे पठन करने को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेट होगा, वो झिझकेगा। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कक्षा में सामूहिक पठन करा सकते हैं, जिससे उनकी झिझक दूर होगी और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि छात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो। यानी कि सामूहिक पठन कराने के लिए आप पहले से ही ग्रुप बना लें। आप पूरी कक्षा को एक साथ सामूहिक पठन के लिए ना बोलें, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि पड़ोसी कक्षा की शांति भंग हो सकती है। आपकी जो नेबरिंग क्लास होंगी उनमें वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आप क्या करिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और वहाँ पे सामूहिक पठन कराइए। अभी हमने सस्वर पठन को डिटेल में समझा और उसके प्रकार भी हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मौन पठन को, जिसको हम साइलेंट रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। मौन पठन वह पठन है जिसमें व्यक्ति किसी लिखित भाषा को बिना ध्वनि उच्चारण के पढ़ता है। देखिए, जब हमने सस्वर पठन को डिस्कस किया था तब हमने वहाँ डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति लिखित भाषा को ध्वनि उच्चारण के साथ पढ़ रहा था। यहाँ पे ध्वनि उच्चारण के बिना, यानी कि आप अपने मन में किसी चीज को पढ़ते हैं, इसीलिए इसे मौन पठन के नाम से भी हम जानते हैं। यह वाचन व्यक्ति केवल अपने लिए ही करता है। यानी कि देखिए, जब आप लाउड रीडिंग करोगे तो वो जो आप रीड कर रहे हो वो दूसरों को भी सुनाई देगा, पर जब आप मौन पठन करते हो तो व्यक्ति केवल ये अपने लिए कर रहा होता है, ये किसी और के लिए नहीं कर रहा होता है। यह विद्यार्थियों में एकाग्रता का विकास करता है। यानी कि अगर आप अपनी कक्षा में बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप मौन पठन का सहायता ले सकते हो। इससे बच्चों की एकाग्रता यानी कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि क्लास में एकदम से शांति हो जाएगी और बच्चा पूरा फोकस उस चीज़ पे कर पाएगा जो चीज़ वो रीड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आप कंसंट्रेशन बढ़ा पाओगे और साथ ही साथ बच्चे को वो चीज़ डिटेल में समझ में आएगी। अब हम समझते हैं मौन पठन के भाग, इसके भी जरा प्रकार को डिस्कस करते हैं। मौन पठन भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गंभीर पठन यानी कि सीरियस रीडिंग के बारे में। देखिए, इसे सीरियस रीडिंग क्यों बोलते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं, केंद्र भाव की खोज करना। यानी कि जो भी आप लिखित भाषा पढ़ रहे हैं उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो केंद्रीय भाव है, आप उसकी खोज कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है नवीन सूचना एकत्र करना। यानी कि कोई नई इंफॉर्मेशन आप गेन करने की कोशिश कर रहे हो जो भी आप कंटेंट रीड कर रहे हो। और देखिए, केंद्रीय भाव की खोज करना या फिर नवीन सूचना एकत्र करने के लिए हमें पूरा फोकस कंटेंट पे रखना होगा और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें सीरियस तरीके से रीडिंग करनी होगी और इसी वजह से इसे गंभीर पठन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु पर अधिकार करना। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसकी जो विषय वस्तु है उस पर हमें अपना पूरा कंट्रोल करना होगा, यानी कि पूरे हमें डिटेल में उस चीज़ को समझना होगा। तो देखिए, पठन के समय में हम लोग अपनी एकाग्रता बढ़ा के गंभीर पठन करके हम इस सब चीज़ों का खोज कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा प्रकार समझते हैं। दूसरा भाग है द्रुत पठन, जिसे हम क्विक रीडिंग भी बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम है, हम चीज़ों को बड़ी क्विकली द्रुत तरीके से पठन कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बता रखा है आनंद प्राप्त करना। यानी कि इससे हमें आनंद प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हम इसमें उतना सीरियस तरीके से रीडिंग नहीं करते, हम अपनी प्लेजर के लिए यहाँ पे रीडिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य से परिचय प्राप्त करना। यानी कि इसमें हम लोग साहित्य से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे, हम लोग कंटेंट को ऊपर ऊपर से यहाँ पे रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खाली समय का सदुपयोग। यानी कि अगर आप फ्री बैठे हो तो आप क्विक रीडिंग कर सकते हो, इससे आपको साहित्य से आप परिचय भी हो जाओगे और आपका टाइम पास भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट है
सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, यानी कि जो भाषा आपको पहले से आती है उस भाषा का कहीं ना कहीं आपका अभ्यास भी हो जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग कहीं इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे, इसमें हम अपने खाली समय यूटिलाइज कर रहे हैं, हम साहित्य से परिचय प्राप्त कर रहे हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए द्रुत पठन यानी कि क्विक रीडिंग किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।